नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने मैकियावेली के संबंध में अध्ययन किया था और यह अध्ययन की निरंतरता में हमने पिछले व्याख्यान में बात की थी कि मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कहा जाता है। तो इसके क्या आधार हैं, इसके संबंध में हमने 8-10 बिंदुओं के तहत विस्तार से इसको समझने की कोशिश की थी। उसी कड़ी के तहत आज के इस व्याख्यान में हम बात करेंगे कि मैकियावेली अपने युग के शिशु हैं। तो वो कैसे? डनिंग मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहते हैं। तो इसके क्या आधार हैं, इसके संबंध में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैकियावेली अपने युग का शिशु है, ये बात डनिंग कहते हैं। देखिए, वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति अपने युग का शिशु होता है, क्योंकि उस पर अपने युग की समकालीन परिस्थितियों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है, चाहे आप और हम हमारे संबंध में देख लीजिए, प्रत्येक व्यक्ति पर अपने युग की समकालीन परिस्थितियों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। लेकिन फिर भी डनिंग मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहते हैं, क्योंकि मैकियावेली ऐसे विचारक हैं जिन पर अपने युग की समकालीन परिस्थितियों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। इसलिए मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है। मैकियावेली के समस्त चिंतन पर उसके युग की परिस्थितियों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो फ्लोरेंस के गणराज्य एवं पुनर्जागरण आंदोलन, स्पेन फ्रांस के निरंकुश तंत्र, इटली की तात्कालीन दुर्दशा तथा सामरबोला की व्यवहारिक घटनाओं से मैकियावेली सर्वाधिक प्रभावित थे। और इन सब घटनाओं के कारण उनका चिंतन भी प्रभावित हुआ, उनके विचार प्रभावित हुए, और इसी कारण डनिंग महोदय मैकियावेली को अपने युग के शिशु के रूप में मान्यता देते हैं। इन सब घटनाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि मैकियावेली न केवल अपने युग के शिशु थे, अपितु वे प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक भी थे। मैकियावेली पर सर्वाधिक प्रभाव डालने वाली प्रमुख घटनाएं, इनका अपन अध्ययन करते हैं कि ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिनका प्रभाव मैकियावेली पर सबसे अधिक पड़ा और जिनके आधार पर मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है। वे तत्व जिनका प्रभाव मैकियावेली के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक पड़ा, जिसके आधार पर मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाने लगा, निम्न प्रकार है। पहला, पुनर्जागरण आंदोलन का प्रभाव। क्योंकि मैकियावेली जिस दौर में पैदा हुए, जिस युग में पैदा हुए, उस समय पुनर्जागरण आंदोलन चल रहा था। यानी मध्यकाल की जो रूढ़िवादिता थी, जो कट्टरता थी, जो धर्मांधता थी, जो अंधविश्वास थे, उनसे उभरकर एक आधुनिकता के दौर में प्रवेश करने का युग चल रहा था, एक चरण चल रहा था, जिसे पुनर्जागरण आंदोलन की संज्ञा दी गई। और इस पुनर्जागरण आंदोलन का प्रभाव मैकियावेली के मन मस्तिष्क पर भी पड़ा। दूसरा, शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना। मैकियावेली के समय जो यूरोपियन देश थे, जिनमें प्रमुख हैं इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, वहां कट्टर एवं कठोर निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना हो चुकी थी और वे राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अधीन संचालित हो रहे थे। तो ऐसी परिस्थितियों और सफलतापूर्वक संचालित हो रहे थे, तो ऐसी परिस्थितियों का प्रभाव मैकियावेली के मन मस्तिष्क पर भी पड़ा। मैकियावेली ने देखा कि इटली की क्या दुर्दशा है। जो अगला बिंदु, मैकियावेली ने देखा कि इटली की दुर्दशा, इटली का राजनीतिक विभाजन, कि जो इटली एक विशाल साम्राज्य होना चाहिए, वह 5 छोटे छोटे राज्यों में विखंडित है और वे राज्य भी आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उनके बीच में और उन प्राकृतिक संसाधन, उनकी सीमाएं
उनकी संस्कृति, उनकी उनके व्यापारिक संबंध सब छिन्न भिन्न हो गए। ऐसी परिस्थितियों का प्रभाव मैकियावेली के मन मस्तिष्क पर पड़ा और इटली में चारों ओर छीना झपटी, भ्रष्टाचार, लूट, हत्या ऐसी घटनाएं हो रही थी। तो इनका प्रभाव मैकियावेली पर पड़ना स्वाभाविक था, क्योंकि इटली के समाज में बहुत अराजकता की स्थिति आ गई थी। हर कोई व्यक्ति एक दूसरे को लूटने, एक दूसरे से मारकाट, एक दूसरे से छीना झपटी करने पर उतारू था। जिस प्रकार मत्स्य राज्य हो जाता है कि जैसे समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को खाने लगती है, ऐसी स्थिति इटली के समाज में व्याप्त थी। इस कारण मैकियावेली पर इन घटनाओं का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और मैकियावेली का चिंतन इससे बहुत प्रभावित हुआ। अगला बिंदु, धर्म एवं नैतिकता का संगम। मैकियावेली के समय धर्म और नैतिकता दोनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे, यानी राजनीति और नैतिकता दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और इसका प्रभाव ये हुआ कि वहाँ अंधविश्वासों के कारण, धर्मांधता के कारण कोई अपने विरुद्ध हो रहे अत्याचारों, अपने विरुद्ध हो रहे अन्याय इनके लिए भी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था, क्योंकि हर व्यक्ति ये समझने लगा था कि ये सब ईश्वर की देन है, ये सब हमारी जो धार्मिक परिस्थितियां हैं उनकी ये देन है। यानी जैसे अपने यहाँ होता है ना कि ये पूर्व जन्म के फलों कर्मों का फल है, तो ये ऐसी धारणाएं वहाँ के लोगों में भी व्याप्त हो गई और इस कारण कोई भी सत्ता की क्रूरता का, सत्ता के अत्याचारों का विरोध नहीं करता था। और मानव स्वभाव संबंधी धारणा, मैकियावेली के समय देखिए मनुष्य का स्वभाव उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा। उन्होंने देखा कि व्यक्ति सिवाय अपने हित के, अपने लालच के, अपने लोभ के और किसी के सोचता ही नहीं है। तो इसी कारण फिर मैकियावेली के मन मस्तिष्क पर यह प्रभाव पड़ा और उन्होंने मानव स्वभाव का चित्रण किया कि मनुष्य दुष्ट है, छली है, नीच है, कपटी है, लालची है, लोभी है। और इसी आधार पर उन्होंने कहा कि मनुष्य व्यक्ति ये भूल सकता है कि उसके पिता की हत्या किसने की, लेकिन वह ये नहीं भूल सकता कि उसके पिता की संपत्ति का हरण किसने किया। क्योंकि व्यक्ति उस समय के जो लोग थे उनमें रिश्तों का कोई मोल नहीं था, केवल लालच, केवल लोभ, केवल छीना झपटी, मारकाट ही एक उद्देश्य रह गया था। इस कारण जो उनके मन मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ा मानव स्वभाव के का, वो बड़ा नकारात्मक था और उन्होंने ऐसा ही फिर मानव स्वभाव के संबंध में अपने व्याख्यान में चित्रण किया। मैकियावेली के समय यूरोप में इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन आदि राष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे तथा इटली का साम्राज्य उस समय 5 भागों में बटा हुआ था जो आपस में एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। ये 5 राज्य निम्न प्रकार थे। एक तो नेपल्स का राज्य, मिलान का राज्य, रोमन चर्च का क्षेत्र, वेनिस गणराज्य और फ्लोरेंस गणराज्य जहाँ मैकियावेली का जन्म भी हुआ है। इटली की इन 5 गणराज्यों के आपसी झगड़ों का लाभ पोप और पड़ोसी शक्तिशाली राज्य अक्सर उठाते रहते थे। यह पड़ोसी राज्य इटली के आंतरिक मामलों में अक्सर हस्तक्षेप करते थे, जिनमें प्रमुख है फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन। इन सब के कारण इटली में एक तरह से फूट, गृह युद्ध और विदेशी व्यक्तियों का शासन चल रहा था। यानी वहाँ आंतरिक झगड़े बहुत बढ़ गए थे इटली में, क्योंकि बाहरी हस्तक्षेप जब होता है तो आंतरिक झगड़े बढ़ जाते हैं, फूट हो जाती है, गृह युद्ध की स्थिति आ जाती है और ये बाहरी हस्तक्षेप के कारण हो रहा था। मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस के अंतिम अध्याय में इटली की दुर्दशा को प्रकट करते हुए इटली के एकीकरण का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि इटली का एकीकरण होना चाहिए, इन 5 राज्यों को मिलाकर उसका एकीकरण होना चाहिए ताकि उसे विदेशी दासता से मुक्त करा सके। मैकियावेली की यह इच्छा उस समय तो पूरी नहीं हुई, मैकियावेली के समय तो, लेकिन लगभग 350 वर्ष बाद 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में काबूर और गैरिबाल्डी के नेतृत्व में मैकियावेली की यह इच्छा पूरी हुई और इटली का एकीकरण किया गया और इटली एक विशाल शक्तिशाली राष्ट्र राज्य के रूप में उभर कर सामने आया।
में इन काबूर और गैरिबाल्डी का प्रमुख योगदान रहा। तो ये बहुत बाद में हुआ, लेकिन ये मैकियावेली का सपना था जो बाद में पूरा हुआ। मैकियावेली की सभी प्रमुख रचनाएं इटली की फूट, गृह युद्ध एवं विदेशी शासकों के हस्तक्षेप की परिस्थितियों तथा इटली के एकीकरण के संकल्प की इच्छा से ओतप्रोत हैं। यानी उनकी जो सभी रचनाएं, द आर्ट ऑफ वार है, चाहे फ्लोरेंस, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस है, द प्रिंस है, डिस्कोर्सेज ऑन लिबी है, ये सभी पुस्तकें इटली की परिस्थितियों के इर्द गिर्द लिखी हुई हैं। मैकियावेली की इच्छा थी कि इटली में एक ऐसे राजा यानी प्रिंस का उदय हो जो इटली की संपूर्ण जनता को राष्ट्रीयता के एक सूत्र में बांध सके। मैकियावेली का संपूर्ण चिंतन इटली की परिस्थितियों पर आधारित था। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि इटली की जो तात्कालीन परिस्थितियां थी उन पर ही मैकियावेली का संपूर्ण चिंतन रहा। लेकिन ये चिंतन यथार्थवादी, वास्तविक और प्रासंगिक है, और ताकि इसको अन्य राज्य में भी अपनाया जा सकता है, इसको लागू किया जा सकता है। क्योंकि ये जो मैकियावेली का जो चिंतन, इसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ये यथार्थ तो है, और जब एक राज्य पर कोई प्रयोग किया जाता है तो उसको दूसरे राज्य पर भी लागू किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य ने जो चिंतन दिया, जो राज्य कला के सिद्धांत दिए, जो सप्तांग सिद्धांत दिए, जो मंडल सिद्धांत दिए, जो राज्य की नीतियाँ उन्होंने जो बताई, राज्य की 60 गुण नीतियाँ जो उन्होंने बताई, तो वो नीतियाँ न केवल मगध राज्य के लिए, न केवल मौर्य साम्राज्य के लिए, अपितु वे संपूर्ण भारतवर्ष के अन्य राज्यों के लिए भी प्रासंगिक रही, और आगे के लिए भी वो आज तक अगर हम देखते तो आज तक भी कौटिल्य के चिंतन की बहुत सी बातें प्रासंगिक है। इसी प्रकार मैकियावेली के चिंतन की भी ये यथार्थवादी बातें आज भी प्रासंगिक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मैकियावेली के चिंतन पर उसकी युगकालीन परिस्थितियों को सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, और इसी आधार पर डनिंग महोदय ने मैकियावेली को अपने युग के शिशु की संज्ञा दी। डनिंग ने स्पष्ट कहा कि मैकियावेली अपने युग का शिशु है, क्योंकि इन परिस्थितियों का जो इटली की गृह युद्ध की स्थिति, विखंडित इटली और विदेशी सत्ताओं, विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप, इन परिस्थितियों का मैकियावेली के चिंतन पर बहुत प्रभाव पड़ा, और इससे मैकियावेली बहुत विचलित होते थे, और इसका समाधान ढूंढने का प्रयास अपने चिंतन में उन्होंने किया। तो आज के इस व्याख्यान में इतना ही। आगे की बात हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए धन्यवाद। यदि आपको यह व्याख्यान पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए एवं इसे शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।